Good morning. Welcome all of you to my YouTube channel Chemistry by पंकज जायसवाल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने आपको समझाया था कि रासायनिक बलगतिकी विज्ञान भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लें तो उस रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, उसकी दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। इन तीन बातों का अध्ययन भौतिक रसायन की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उस शाखा को हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। अगर अभिक्रिया की दर के आधार पर मैंने समझाया था कि अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, एक अति तीव्र अभिक्रिया, एक अति मंद अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। रासायनिक बलगतिकी में हम सिर्फ मंद अभिक्रियाओं के बारे में समझते हैं, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें मैंने पहली चीज आपको समझाई थी, उसी के बारे में हमने क्लास लिया था और मैंने आपको समझाया था कि अभिक्रिया की दर क्या है। तो अभिक्रिया की दर हमने समझा था कि किसी अभिकारक या किसी उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और सांद्रता में परिवर्तन होने में कितना समय लगा उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ये होगा अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर को हमने समझा था कि जैसे अभिक्रिया खत्म होने के बाद या अभिक्रिया शुरू हो गई 10-20 मिनट बाद या 2-3 सेकंड के बाद या 10 सेकंड के बाद अभिक्रिया की दर अगर हम निकालें तो एक टाइम इंटरवल में हम अभिक्रिया की दर निकाल रहे हैं, एक समय अंतराल में। तो समय अंतराल में जब अभिक्रिया की दर को निकाला जाता है तो उसे औसत दर कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत दर। और जब अभिक्रिया हो रही है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक निश्चित समय पे पूछ रहे हैं कि अभिक्रिया हो रही है 7वें सेकेंड, अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया की दर क्या है, तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब दर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं तात्क्षणिक दर, अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर। ये हमने पढ़ा था। हमने आपको समझाया था इसमें कि अभिक्रिया की दर को किस तरह से निकाला जाता है ना। हमने आपको मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर को अगर हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो अभिक्रिया की दर को किस तरह से निकाला जाता है। जैसे एक अभिकारक A है, ये उत्पाद B में परिवर्तित हो रहा है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज रेट यानी कि औसत दर जो है वो अभिकारक की सांद्रता घटेगी इसलिए माइनस में डेल्टा A अपॉन डेल्टा T या प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T होगा। ये एवरेज है ना, मतलब औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर, मतलब सांद्रता में कुल कितना परिवर्तन हुआ, वो कुल कितना समय लगा। B की उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, कितना समय लगा। ये माइनस चिन्ह इसलिए है कि अभिकारक की सांद्रता समय बीतने के साथ साथ घटती है और उत्पादों की सांद्रता समय बीतने के साथ साथ बढ़ती है। और इसकी इंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो इसी को डेल्टा टी को 0 की तरफ टेंड कर देंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो डी ए अपॉन डी टी या डी बी अपॉन डी टी, तो ये तात्क्षणिक दर हो गया। इसमें मैंने आपको ये समझाया था कि अगर अभिकारकों या उत्पादों के कोई बैलेंसिंग कोफिशिएंट है, जैसे हमने कहा कि A प्लस 2B और एरो C है ना, तो अभिक्रिया का जो रेट होगा, रेट जो होगा अभिक्रिया का, दर जो अभिक्रिया की होगी वो होगा माइनस DA अपॉन DT और इसके टर्म में लिखेंगे, B के टर्म में लिखेंगे तो माइनस ये 1 जो कोफिशिएंट होता है बैलेंस करने के लिए, जो नंबर लिखते हैं अभिकारकों या उत्पादों के पहले, उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने समझा था क्यों ऐसा करते हैं, है ना, वहां मैंने बताया था आपको। तो ये B के टर्म में ऐसा हो जाएगा और C के टर्म में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो D C अपॉन डी टी। सपोज दैट यहाँ 3 होता तो यहाँ 1/3 हो जाता।
तो ये हमने समझाया था। इस पे हमने एक क्वेश्चन भी लिया था, एक क्वेश्चन का और ले लेते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन। देखिए नीचे वाला भी रिएक्शन लेते हैं, ऊपर वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूं, है ना, चाहे ऊपर वाला ले लें चाहे नीचे वाला ले लें। निम्नलिखित अभिक्रिया जल में होती है। कौन सी अभिक्रिया? क्लोरीन 2 आयोडाइड आयनों के साथ आयोडीन में और क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। आयोडाइड आयन की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल प्रति लीटर थी और 10 मिनट के बाद सांद्रता 0.23 मोल प्रति लीटर हो गई। तो आयोडाइड आयन के विलोपन की दर और आयोडीन के निर्माण की दर ज्ञात कीजिए। आयोडाइड आयन अभिकारक है तो ये विलोपित होगा, और आयोडीन उत्पाद है तो ये इसका निर्माण होगा, तो इसके निर्माण की दर, आयोडीन के निर्माण की दर और आयोडाइड आयनों के विलोपन की दर। आयोडाइड आयन की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो 0.25 मोल प्रति लीटर थी और 10 मिनट के बाद 0.23 मोल प्रति लीटर हो गई। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? सांद्रता में परिवर्तन हुआ 0.25 से 0.23, तो 0.23 माइनस 0.25, ये सांद्रता परिवर्तन हो गया। लगा समय 10 मिनट, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आयोडाइड आयन के विलोपन की दर हमें प्राप्त हो जाएगी। देखें आयोडाइड आयन के विलोपन की दर, एक दूसरा पेपर लेकर मैं कर देता हूं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा उतना अच्छे से। देखिए आयोडाइड आयनों के विलोपन की दर कितना था? 0.23 मोल प्रति लीटर था और 0.25 मोल प्रति लीटर था, 0.23 हो गया। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दें और लगा समय 10 मिनट, तो 0.02 अपॉन 10 यानी 0.002 है ना मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, ये आ गया विलोपन की दर, मतलब कि माइनस डी आई माइनस अपॉन डी टी। ठीक है, अब अभिक्रिया के हिसाब से देखें। अभिक्रिया में देखिए, अभिक्रिया के हिसाब से अगर दर लिखें, है ना, तो देखिए रिएक्शन का जो रेट होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी वो होगा DCl2 dt माइनस में, आयोडीन में माइनस ये भी होगा क्योंकि अभिकारक है, 1/2 डी आई माइनस अपॉन dt बराबर आयोडीन के पदों में क्या होगा? उत्पाद Di2 अपॉन dt, और क्लोराइड आयनों के पदों में क्या होगा? 1/2 DCl माइनस अपॉन dt। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? आयोडाइड आयनों के विलोपन की दर। तो आयोडाइड आयन को विलोपन की दर मतलब कि पहला पार्ट आपका आ गया। दूसरा पार्ट आयोडीन के निर्माण की दर, तो आयोडीन के निर्माण की दर ये है, ठीक है, और आयोडाइड आयन के विलोपन मतलब ये रिलेशन है इन दोनों में। तो इस रिलेशन के हिसाब से जो आयोडाइड आयन के आयोडीन के निर्माण की दर है, आयोडीन के निर्माण की दर, ये 1/2 आयोडाइड आयन के विलोपन की दर मतलब 0.002, तो ये हो जाएगा 0.001 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ये सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। नीचे वाला सवाल भी देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप खुद करने की कोशिश करिए। ये अमोनिया है, ऑक्सीजन से इस तरह से अभिक्रिया करके NO और नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाता है। एक प्रयोग में NO के निर्माण की दर दिया है। निर्माण की दर, इस तरह का प्रश्न हम पिछली क्लास में करा चुके हैं आपको। निर्माण की दर दिया है, यानी किसके? NO के निर्माण की दर, और अमोनिया के विलोपन की दर और जल के निर्माण की दर पूछ रहा है। ठीक है, अच्छे से देख लें।
तो अमोनिया के विलोपन की दर में 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, और ऑक्सीजन के विलोपन की दर में 1/5 से मल्टीप्लाई होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण की दर में 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, और जल के निर्माण की दर में 1/6 से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको एक वैल्यू दिया है, उसी की हेल्प से बाकी सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। आशा है समझ आ गया सबको, है ना। इस पे हम लोगों ने काफी क्वेश्चन भी कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं तो उसमें अगला जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। भाई रासायनिक बलगतिकी में हम क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना अभिक्रिया की दर के बारे में। तो अभिक्रिया की दर तो हमने समझ लिया, अच्छे से डिटेल में समझ लिया। उसके बाद हमें यह समझना है कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किन किन चीजों को बदलने से अभिक्रिया की दर बदल जाएगी। तो उसमें पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता। जो अभिक्रिया में अभिकारक उपस्थित हैं उनकी सांद्रता, मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अभिकारक की सांद्रता घटा दें तो अभिक्रिया की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो अभिकारक ही आपस में अभिक्रिया करना शुरू करते हैं। अगर ज्यादा अभिकारक आप ले लेंगे तो तेजी से अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब कि अगर प्रारंभ में ही अभिकारकों की सांद्रता अधिक ले लें तो अभिक्रिया प्रारंभ में ही अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अधिक होगा। भाई ज्यादा अभिकारक है तो ज्यादा अभिक्रिया होगी, तो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन भी ज्यादा होगा। और जब अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन ज्यादा होगा तो परिवर्तन की दर भी ज्यादा होगी, और दर का मतलब अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया की दर है। तो यानी कि जितना ज्यादा अभिकारक आप लेंगे अभिक्रिया में, अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाती है अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, जिससे अभिक्रिया की दर मंद होती जाती है। जितनी स्पीड में शुरू में होती है उतनी स्पीड में बाद में नहीं हो रहती, उतना स्पीड नहीं रहता, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता काफी घट गई है। तो अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, अभिकारकों की सांद्रता अगर घटाएंगे तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। दूसरा जो कारक प्रभावित करता है अभिक्रिया की दर को, अभिकारकों एवं उत्पादों की प्रकृति। अभिकारक और उत्पाद का नेचर, प्रकृति। देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे यहां हमने नीचे 2 अभिक्रियाएं दिखाई हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कैसे बना होगा, पहले N और O के बीच जो बंध है, बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटे होंगे, इसके बीच के बॉन्ड टूटे होंगे, फिर इसके और इसके बीच के बंध बने होंगे। तो कोई भी अभिक्रिया होती है, अभिकारकों में जो पुराने बंध होते हैं उनका वो क्लीवेज होते हैं, उनका वो टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। ये हर रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अब अगर अभिकारकों में बंध बहुत प्रबल है, बॉन्ड स्ट्रांग है, जैसे NO में उतना प्रबल बंध नहीं है, है ना, जितना कि CO में, C और O के बीच बंध बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। NO में उसकी तुलना में उतना स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है, तो ये जल्दी टूट जाएगा, ये देर से टूटेगा। जब देर से टूटेगा तो अभिक्रिया देर से होगी, अभिक्रिया की गति मंद हो जाएगी। और ये जल्दी टूट जाएगा तो इसकी तुलना में, CO की तुलना में NO तेजी से अभिक्रिया करेगा, इसकी अभिक्रिया तीव्र होगी। तो ये अभिकारकों और उत्पादों की प्रकृति है। ऐसे ही अगर उत्पाद में देखो अभिकारक में अगर बंध मजबूत है तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर उत्पाद में बंध मजबूत बन रहा है तो अभिक्रिया की गति तेज हो जाएगी, क्योंकि वो उत्पाद में परिवर्तित होना चाहेगा, क्योंकि उस कमजोर बंध था अब और स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है। ठीक। तीसरा जो कारक प्रभावित करता है अभिक्रिया की दर को, वो है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये ऐसे समझ लें कि अगर आयतन ना बदले, आयतन दिया हुआ हो, तो अभिकारकों का साइज जितना छोटा होगा, जितना छोटा, देखिए यहां पे पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि 2 अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से टकराते हैं, ये भी आगे समझेंगे हम लोग। टकराने में उनके
वो अपने पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक दूसरे से संपर्क में आएंगे। तो जब जितना ज्यादा संपर्क में आएंगे, भाई पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, संपर्क उतना ज्यादा होगा, तो अभिक्रिया उतनी तेज होगी। तो इसका मतलब, और ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये कब ज्यादा होगा? जब अणु का आकार, अणु का साइज छोटा होगा। अगर बड़ा साइज हो गया तो आप सोचेंगे बड़ा साइज तो क्षेत्रफल तो बड़ा हो गया। हमें बड़ा साइज का मतलब कि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा चाहिए? हमें वो क्षेत्रफल चाहिए जहां पे दोनों टकराते हों। अगर बड़ा अणु होगा तो टकराने वाली जो क्षेत्रफल है वो कम होगा, और छोटा साइज होगा तो टकराने वाला क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो छोटे साइज का अणु का जो है वो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे अभिक्रिया की दर तेज हो जाएगी। तो जितना छोटा अणु, अभिकारी अणुओं का साइज होगा, उतना ज्यादा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा और उतनी तीव्र अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा होगी। चौथा जो कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ये समझ लीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि सूर्य का प्रकाश उपस्थित हो तो अभिक्रिया तेज होगी। यानी सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति अभिक्रिया की, सभी अभिक्रियाओं के अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, सभी के नहीं करता, लेकिन कुछ अभिक्रियाओं ऐसी हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से होती हैं और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद गति से होती हैं। तो जो अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से तीव्र गति से होती हैं उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल अभिक्रिया, फोटो रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कुछ ही अभिक्रियाएं होती हैं। इसके अलावा देखिए अगला जो कारक प्रभावित करता है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है अभिक्रिया की दर पर, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल से समझने का मौका मिलेगा। तो ताप का क्या प्रभाव है? ज्यादातर ये देखा गया है कि ताप आप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो अभिकारक के अणु तेजी से टकराएंगे और उनसे उत्पाद बनेगा। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हमेशा बढ़ जाती है, ये हमेशा होगा। जब भी आप ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। लेकिन ये देखा गया है कि मात्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी या दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। मतलब अभिक्रिया की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर। इस चीज को अभी आप याद रखिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, दोगुनी से भी ज्यादा हो जाती है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये समझ में आ गया बात सबको? ये है ना, ये है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक, देखिए उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वो पदार्थ हैं जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा, उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकती है। मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकती है, मैंने कहा अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकती है ना। ऐसे पदार्थ जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकती है, अर्थात अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकती है या अभिक्रिया की दर को घटा सकती है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन इन पदार्थों का रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक परिवर्तित नहीं होती। मेरी बात फिर से गौर सुन लीजिए। वह पदार्थ जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकती है, परंतु जिनका रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक परिवर्तित नहीं होते, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक और ऐसी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कैटलाइज्ड रिएक्शन, उत्प्रेरित अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत छोटी सी मात्रा ही अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने उत्प्रेरक इस्तेमाल किया, ज्यादा उत्प्रेरक इस्तेमाल करोगे तो अभिक्रिया की दर ज्यादा बढ़ेगी।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज्यादा मात्रा जितना अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा, कम मात्रा भी उतनी ही अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, लेकिन खुद परिवर्तित नहीं होता। जैसे जो उत्प्रेरक आप इस्तेमाल करोगे, 1 ग्राम इस्तेमाल किया अभिक्रिया के प्रारंभ में, तो अभिक्रिया के अंत में भी वो वही उत्प्रेरक रहेगा और 1 ग्राम ही रहेगा। उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा। मतलब अगर आपने प्लैटिनम यूज किया तो प्लैटिनम ही रहेगा, N2O यूज किया तो N2O ही रहेगा अभिक्रिया के अंत तक। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक। तो उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया की दर को घटा भी सकता है। ये जब उत्प्रेरक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक। तो ये कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अब समझते हैं, आगे चलते हैं। अभिक्रिया की दर समझ लिया, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक समझ लिए हम लोगों ने। अब समझते हैं आगे उसमें सीक्वेंस में कि अभिक्रिया की दर को हम अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से लिखते हैं। तो इसके लिए हमने जो है क्लास 11th में पढ़ा है, रासायनिक साम्यावस्था में द्रव्यमान क्रिया का नियम गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था। ये नियम, द्रव्यमान क्रिया का नियम किसने दिया था? गुल्डबर्ग और वागे ने ये नियम दिया था। इन्होंने बताया था, इन्होंने एक टर्म यूज किया था, सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। एक्टिव मास वही है जो मोलरता है। एक्टिव मास कह लीजिए, सक्रिय द्रव्यमान कह लीजिए, मोलर सांद्रता कह लीजिए, या साधारण तौर पर सांद्रता ही कह लीजिए, या सिंपली नहीं कुछ समझ आता तो मोलरता ही कह लीजिए, है ना। तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब मोलरता, यानी मोल प्रति लीटर। तो इन्होंने बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, वो अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। मेरी बात गौर से सुनिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे हमने यहां पे एक अभिक्रिया दे रखी है, ये स्मॉल a उसको बैलेंस करने के लिए हमने लिखा बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे? अभिकारक यही है ना, तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, है ना। ये दर हो गई अभिक्रिया की दर, यही हमने पीछे समझा भी। ये समानुपाती होगा किसके? अभिकारक की सांद्रता। सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक। सांद्रता के समानुपाती होगा। एक ही अभिकारक है तो एक ही अभिकारक की सांद्रता, और ये जो कोएफिशिएंट है इस पे पावर लग जाती है। कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना। कोई जरूरी नहीं कि जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट हो वो पावर ही लग जाए, लेकिन जनरली ज्यादातर केस में जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट होता है वही पावर लगता है। तो समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा, है ना, a⁴ a, जहां पे ये स्थिरांक को हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर। समझिए ध्यान से, वेग स्थिरांक कहते हैं, दर स्थिरांक कहते हैं, या विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया दर के को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको वेग स्थिरांक को परिभाषित कैसे किया जाए? तो देखिए, अगर हम ऊपर जो a है इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर लेने, तो ये 1 पावर a तो 1 ही होगा। तो k का मान अभिक्रिया के रेट के बराबर, अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाएगा। यानी सीधी सी बात कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है? अभिक्रिया की दर, लेकिन कब? अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर। तो अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। और बहुत जरूरी समझ लीजिए पॉइंट है, आपने k को परिभाषित करने के लिए सांद्रता को 1 मान लिया,
मतलब सांद्रता परिवर्तन से के को कोई फर्क नहीं पड़ता। के को परिभाषित करने के लिए सांद्रता की मान को हमने कुछ भी ले लिया तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी है। के को फर्क नहीं पड़ता, दर, अभिक्रिया की दर को फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी हमने स्पष्ट किया था कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। लेकिन के का मान, वेग स्थिरांक का मान, दर स्थिरांक का मान, विशिष्ट अभिक्रिया दर का मान सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता। अगर निर्भर करता तो हम इस ए को 1 मोल प्रति लीटर ना ले लेते, ले ही नहीं सकते थे अगर ये इस पर निर्भर करता। ले लिया इसलिए हमने 1 मोल प्रति लीटर, क्योंकि ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये जो है समझ लीजिए बहुत ध्यान से कि वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता और सिर्फ इसका मान कब बढ़ेगा या घटेगा, जब आप ताप को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर को घटाएंगे तो के का मान घटेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। अभिकारकों की सांद्रता पर कौन निर्भर करता है? अभिक्रिया की दर। तो इस समीकरण में जो हमने देखा, इस समीकरण में 3 चीजें हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, वो ताप पर भी निर्भर करती है। दर पे हमने दोनों चीजें देखी है कि दर जो है सांद्रता पर भी निर्भर करती है और ताप पर भी निर्भर करती है। लेकिन के का मान सिर्फ और सिर्फ ताप पर ही निर्भर करता है। ये अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गई बात? कोई समस्या? और ऐसे समीकरण को, किसी भी अभिक्रिया के ऐसे समीकरण को हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया का दर नियम। अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण, ठीक है। ये दर समीकरण को और समझ सकते हैं हम लोग, और इसको समझा जा सकता है। जैसे एक अभिक्रिया हम लिखें A+2B, ये प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। तो अभिक्रिया की जो दर है ना, द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार यहां पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं वेग कांस्टेंट या दर कांस्टेंट, दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर। और ये क्या होगा? ए की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर और बी की सांद्रता के दूसरी पावर पर निर्भर करेगा। ये है दर समीकरण। क्या है? दर समीकरण। इसे कहते हैं दर समीकरण, अभिक्रिया का दर समीकरण। और इसमें दर है, अभिकारकों की सांद्रता है। सांद्रता को आप कुछ भी ले लें, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर ले लें, है ना, तो के का मान अभिक्रिया की दर के बराबर आएगा, है ना। तो ये कहलाता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर हर चीज निर्भर करेगी आगे की। तो अब इस चीज को समझने के लिए अगली टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अगले टॉपिक पे पहुंचते हैं जो है अभिक्रिया की कोटि। इसको और जरा स्पष्ट हो जाएगा, कई चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभिक्रिया की कोटि। कोटि क्या है? जब किसी अभिक्रिया का दर नियम या अभिक्रिया का दर समीकरण लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कोई अभिक्रिया दी, उसका दर समीकरण। दर समीकरण देखिए ऊपर हमने दिखाया है, ये जो ये बॉक्स में बंद किया है, ये अभिक्रिया का दर समीकरण है। और अभी एक और दिखाया मैंने, ये अभिक्रिया का ये जो है, ये क्या है? दर समीकरण है। तो अभिक्रिया के दर समीकरण में जब दर समीकरण लिखते हैं, है ना, तो जो सांद्रता पद हैं, जैसे यहां सांद्रता पद क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, उस पे जो पावर लगी है, उन पावर के योग को, उन घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्लियर कट परिभाषा समझिए, है ना।
किसी अभिक्रिया के दर समीकरण, मेरी बात समझिएगा गौर से, दर समीकरण में उपस्थित सांद्रता पद की घात, क्या चीज, सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जैसे यहां देखिए, इसमें पहले अभिकारक की घात कितनी है, 1, तो पहले अभिकारक यानी ए अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1, और बी अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2। लेकिन 2 + 1 पूरी अभिक्रिया का निकाला जाए तो 3 आएगा, और ये 3 को हम कहेंगे समग्र कोटि। क्या कहेंगे, समग्र कोटि, समग्र कोटि। ठीक है। जैसे ये देखिए नीचे एक उदाहरण दिया मैंने, स्मॉल ए इसका बैलेंस, ए का बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी का बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है। तो अभिक्रिया का दर समीकरण लिखा तो ए पर स्मॉल ए पावर लग गया, बी पर स्मॉल बी पावर लग गया, तो अभिक्रिया की समग्र कोटि, ये समग्र कोटि है। ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ए है, स्मॉल ए, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि स्मॉल बी है, लेकिन अभिक्रिया की समग्र कोटि ए प्लस बी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें, पहली बात कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, 2/3, 1/2, 3/4, इस तरह से भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। इसके अलावा शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, और अभिक्रिया की कोटि 3 से अधिक भी हो सकती है ना, यानी 3 से अधिक अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। पहली बात मतलब कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो कोई पूर्ण संख्या हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, 3 से अधिक और 3 से अधिक भी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो अब अभिक्रिया का दर समीकरण जो लिखा जाता है, ये हमें देखने में लग रहा है कि अभिक्रिया देखी हमने, अभिकारकों की सांद्रता लिखी और उस पे जो कोएफिशिएंट है पावर लगा दिए। ये कल जरूरी नहीं है कि आप यही पावर लगाएं। ये जो हम पावर लगाते हैं सांद्रता पर, ये कोटि जो घात लगाते हैं सांद्रता पर, ये घात जो है वो पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक मानों पर आधारित है। ये प्रयोग कोई जरूरी नहीं है कि जो कोएफिशिएंट हो वही पावर लगे, है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समीकरण प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है, ये प्रयोगों द्वारा स्थापित किया जाता है। ये समीकरण को देखकर स्थापित नहीं किया जाता, प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। अतः अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा, जब जाहिर सी बात है कि ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित होगा तो कोटि भी प्रयोगों द्वारा निर्धारित होगी। यानी किसी अभिक्रिया की समग्र समीकरण को देखकर उसकी कोटि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारकों की सांद्रता पर घात कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करता शून्य कोटि की अभिक्रिया में। तो इसका मतलब ये कि अभिकारक नहीं होंगे क्या अभिक्रिया में, अभिक्रिया है तो अभिकारक तो होंगे ही, लेकिन अभिकारकों की सांद्रता पर शून्य कोटि की अभिक्रिया निर्भर नहीं करती। जैसे देखें, जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने समझाया है। N2O5 का वियोजन करें तो 2N2O5 को हीट किया, 4NO2 और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हुआ। तो अभिक्रिया की जो दर है वो N2O5 की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करनी चाहिए। लेकिन ये देखिए कैसी है, यहां पर ये प्रथम घात है, 1 ही है, जबकि कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन ये यहां पे 1 है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो कोएफिशिएंट हो वही पावर लगे, है ना। जैसे गोल्ड के पृष्ठ पर नाइट्रस ऑक्साइड का तापीय अपघटन की अभिक्रिया ये दिया गया है। 2N2O हीट किया, N2 और O2 में परिवर्तित हुआ। तो अगर कोएफिशिएंट के हिसाब से हो तो अभिक्रिया की दर जो है N2O की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करनी चाहिए, लेकिन 0 घात पर निर्भर करता, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है। समझ गए। एसिटल्डिहाइड में देखिए, एसिटल्डिहाइड में
एसिटल्डिहाइड को 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। अभिक्रिया की दर समीकरण देखिए, इसमें एसिटल्डिहाइड की पावर कितना है 3/2, जबकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पावर 3/2 है, अभिक्रिया की कोटि 3/2 हो गई। तो ये जो अभिक्रिया की दर समीकरण है, ये दर समीकरण हमेशा प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है, ये प्रयोग के आधार पर स्थापित होता है। ये समीकरण को देखकर इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप समझ में आ गई बात सबको? बोलो। अब देखिए, ये तो अभिक्रिया की कोटि हो गई है ना, कोटि और समग्र कोटि। अब कोटि अगर समझ में आ गई तो वेग स्थिरांक जो हमने पीछे के पढ़ा था उसका हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। माना एक n कोटि की अभिक्रिया के लिए, एक n कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? वेग स्थिरांक और अभिकारक की सांद्रता पर घात n, तभी तो n कोटि की अभिक्रिया हुई। अच्छा, दर क्या होता है? दर होता है सांद्रता परिवर्तन, तो है तो सांद्रता ही, बटे समय बराबर k इंटू सांद्रता पर घात n। अब देखिए, समझिएगा, इस सांद्रता को इधर ले जाएं, ठीक है, k का मान निकालना है ना, चलो k का मान निकालते हैं। इस सांद्रता को उधर ले आइए, तो सांद्रता बटे समय इंटू, ये उधर आके नीचे आ जाएगा, 1 बटे सांद्रता की घात n। इस सांद्रता को नीचे ले आइए तो k का मान 1 बटे समय इंटू 1 बटे सांद्रता। देखो, इसको नीचे लाओगे पावर 1 है, -1 हो जाएगा, तो ये n-1 हो जाएगा। इस आधार पर हम लोग वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। समय का मात्रक आप कुछ भी ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, है ना। मान लेते हैं यदि समय का मात्रक सेकंड है और सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। तो देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया शुरू करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, n का मान 0 हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया में n का मान 0 हो जाएगा, तो यहां 0 रखेंगे, 0 -1, तो -1 नहीं, सांद्रता ऊपर चली जाएगी, तो k का मान क्या हो जाएगा? सांद्रता ऊपर चला गया बटे समय, सांद्रता क्या होगा? मोल प्रति लीटर, और समय को आपने सेकंड माना है, प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान, k का जो मात्रक है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n का मान 1। अब देखिए, यहां n-1 है तो 1 - 1 0, सांद्रता की घात 0, सांद्रता की घात 0 मतलब 1, पूरा 1 हो गया। तो क्या बचा? k में बचा 1 बटे समय सिर्फ बचा, तो k के मान कितना आएगा? प्रति सेकेंड। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। ऐसे देखिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए
n का मान 2, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, मतलब k का मान होगा 1 बटे समय इंटू 1 बटे सांद्रता। समय तो सेकंड में हो गया, सांद्रता मोल प्रति लीटर, यानी मोल नीचे रहेगा और बटे लीटर, लीटर ऊपर चला जाएगा। तो k का जो मात्रक होगा वो होगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। ये k का मान हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब ऐसे एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी देख लेते हैं। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी देख लेते हैं। देखें, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 3 हो जाएगा। n का मान 3 हो गया, तो यहां देखें, यहां पे 3 माइनस 1 मतलब 2 स्क्वायर, तो मोल स्क्वायर प्रति लीटर स्क्वायर, तो लीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये k का मान तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हो गया। तो इस तरह से हम लोग वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया की कोटि के आधार पर ज्ञात कर लेते हैं। अब चलिए ध्यान एक आध क्वेश्चन देखते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि को और क्लियर किया जाए कि अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित की जाएगी। चलिए देखिए, देखते हैं। ये दो प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, है ना, एक बता दे रहा हूं, एक आप खुद करेंगे। एक अभिक्रिया है 2NO प्लस Cl2 2NOCl। ये कह रहा है कि अभिक्रिया की जो दर है वो क्लोरीन की सांद्रता को दोगुना किया जाए, मतलब सिर्फ क्लोरीन की सांद्रता को दोगुना किया जाए तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, और अगर दोनों की सांद्रता को दोगुना किया जाए तो अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है। तो अभिक्रिया की दर मान लेते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ये मान लिया कि NO की x पावर पे और क्लोरीन की y पावर पर निर्भर करता है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि निकालनी है ना, तो ये पावर हम नहीं लगा सकते, कोटि निकालनी है तो कोटि मानेंगे तभी तो निकालेंगे। अब देखिए कह रहा है ये R1, अब कह रहा है कि जो R2 है ना, R2 ये दर 2 गुनी हो जाती है। कब? जब आप क्लोरीन की सांद्रता को दोगुना करते हैं, मतलब NO की सांद्रता वही, लेकिन क्लोरीन की सांद्रता को दोगुना कर दिया, 2Cl2 कर दिया। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। और कह रहा है कि R3 का मान 8R1 हो जाता है, 8 गुना हो जाता है। जब दोनों की सांद्रता को दोगुना किया जाता है तो K 2NO की पावर x 2Cl2 की पावर y, ये समीकरण नंबर 3। तो अब ये तीनों समीकरण को आपस में मिला के देखिए। पहले देखिए, पहले समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 मतलब कि 2R1 अपॉन R1, देखो K से K कट गया, NO की पावर x, NO की पावर x कट गया, तो Cl2 की पावर y और 2Cl2 की पावर y, तो Cl2 से Cl2 भी कट गया, है ना। तो यहां देखो क्या आया, ये R1 R1 कट गया, 2 आया, और ये देखिए ये ऊपर ये आया नीचे 1/2 की पावर y, ठीक, सही है ना, 1/2 की पावर y। तो y का मान कितना आ जाएगा? अरे सॉरी गलती हो गई। ये ऊपर समीकरण 2 को 1 से भाग दिया था ना, तो ऊपर 2Cl2 होगा और नीचे 1 Cl होगा,
तो ये जो है ऊपर 2 बचेगा, तो 2 की पावर y, और यहां 2 की पावर 1, तो y का वैल्यू कितना आया 1। यानी अभिक्रिया की कोटि जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, y का मान किसका माना था, क्लोरीन, तो क्लोरीन के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की है। ठीक, अब इसी तरह अब क्या करें कि समीकरण 3 को 1 से डिवाइड कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 1, तो 8R1 अपॉन R1, 3 में देखिए क्या है, K कट गया, अब ये 2NO की पावर X 2Cl2 की पावर Y अपॉन NO की पावर X Cl2 की पावर Y। ठीक है, तो ये तो आ गया 8, है ना, और ये देखें ये 2 की पावर NO कट गया, 2 की पावर X, और ये भी 2 बचा केवल, 2 की पावर Y, तो 2 की पावर X तो रहेगा, लेकिन 2 की पावर जो है Y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 उधर भेज दें, तो 2 की पावर X का मान आ जाएगा 8/2 यानी 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो X का मान कितना आ गया 2। तो इसका मतलब अभिक्रिया की दर क्या हो गई, अभिक्रिया की दर स्थिरांक NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1, ये हो गया, यानी कि कोटि क्या हो गई, 2 + 1 3, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तृतीय कोटि की ये अभिक्रिया है। अब देखिए जो पावर आया वही कोफिशिएंट भी था, तो जरूरी नहीं है कि जो पावर आए वो कोफिशिएंट रहे, लेकिन ज्यादातर केस में जो पावर लगती है वो कोफिशिएंट के बराबर ही होती है। इसी में देखिए दूसरा सवाल आप लोग खुद करिए। ये अभिक्रिया है, डाइसल्फेट आयन है, आयोडाइड आयन से अभिक्रिया करके सल्फेट आयन और आयोडीन में परिवर्तित हो रहा है ना। अभिक्रिया की दर ये दी, अभिक्रिया की दर दे दिया, दर समीकरण दे दिया, मतलब कि H2O8 माइनस की प्रथम पावर पे और I माइनस आयन की भी प्रथम पावर पर निर्भर कर रहा है। तो कह रहा कि अभिक्रिया की दर किस प्रकार परिवर्तित होगी अगर H2O8 माइनस आयन की सांद्रता आधी कर दी जाए और इन दोनों की सांद्रता आधी कर दी जाए। तो पहले इसके लिए निकालिए फिर इसके लिए निकालिए, ठीक है। तो ये हमने अभिक्रिया की कोटि सबने समझ लिया। अभिक्रिया की कोटि जो है, अभिक्रियाओं को कोटि के आधार पर बांटते तो बहुत सारे भागों में है, लेकिन उनमें से जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये चारों अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे, इसके उदाहरण समझेंगे और इनके लिए अभिक्रिया की दर स्थिरांक का मान कितना होगा। हर कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक का मान निकालेंगे, उसके अर्ध आयुकाल का मान निकालेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं और कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो ये हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से समझें। अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और इसको अच्छे से समझिए, क्वेश्चन जो दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे बताइए। सही आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में हम आगे इसी के आगे की चर्चा करेंगे, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सभी का दिन शुभ हो और सभी लोग अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें। थैंक यू।